15 अप्रैल को एक हत्याकांड हुआ था जिसने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कलंक लगा दिया था, जिसने बता दिया था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अब नाम मात्र की रह गई है। वहां की सरकार, वहां की पुलिस, वहां के मंत्री और वहां जो पार्टी शासन में है वो बिल्कुल भी कानून को नहीं मानती, संविधान को नहीं मानती। लगातार राजनीतिक दल राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, तमाम राजनीतिक दल सवाल उठा रहे थे, लेकिन बार बार इन सवालों का जवाब सिर्फ एक तंज के साथ दिया जाता था कि ठोक दो। तो 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई थी। उसे बीजेपी के सांसद गुंडा मवाली बता रहे थे, तो वही विपक्ष लगातार कह रहा था कि इस तरह का हत्याकांड हो जाना, वो भी पुलिस की अभिरक्षा में, कानून को नीचा दिखाने का काम है। लेकिन इन्हें शर्म नहीं आई। ये चुनावों के दौरान उसे भुलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब इनकी पोल पट्टी खुल गई है। जिस अतीक अहमद को ये लगातार माफिया बता रहे थे, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि को खंगालने की बात कर रहे थे, अपनी नाकामी पर शर्म करने की बजाय गर्व कर रहे थे, उसी अतीक अहमद के लिए इन्हें आत्मा की शांति के लिए अब करनी पड़ी है प्रार्थना। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आपने तो देखा ही था कि जब 15 अप्रैल को एक हत्याकांड हुआ था, पहले से ही अशरफ ने कहा था, जब उन्हें बरेली जेल से लाया जा रहा था तब अशरफ ने कहा था उस वक्त कि एक बड़े अधिकारी ने धमकी दी है कि निपटा दिया जाएगा। लेकिन वो बात किसी ने नहीं मानी थी। उनको लगा भाई ये माफिया है, ये बचने की कोशिश कर रहा है। अतीक अहमद को जब जब साबरमती जेल से लाया जा रहा था तब भी ये बात कही जा रही थी कि कभी भी कोई बड़ा कांड हो सकता है। वो बात अलग है कि अतीक के बेटे और उनके एक गुर्गे को इसलिए एनकाउंटर में ढेर कर दिया क्योंकि पुलिस का कहना था कि जब उन्हें यानी अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया जा रहा था तो उनको इनपुट मिला था कि अतीक अहमद का बेटा और उनका एक गुर्गा दोनों मिलकर पुलिस वैन पर हमला कर सकते हैं। इसकी जानकारी मिली, झांसी में एनकाउंटर कर दिया। उसके 2 दिन बाद 3 लफंगे आते हैं, हाथ में बंदूक लिए और पुलिस के सामने ठोक दिया जाता है। किन्हें? अतीक अहमद और अशरफ को। उसके बाद खिल्ली उड़ाई जा रही थी एक हत्याकांड पर जिसे नाकामी मानकर शर्म सिर से झुक जाना चाहिए। ये बीजेपी के लोग, सरकार के लोग, वहां के सांसद, वहां के मंत्री मखौल उड़ा रहे थे, कह रहे थे ये तो आसमानी फैसला है। याद करिए, वो कहते थे कि ये संत नहीं थे। ये दोनों भाइयों की आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है जरा खंगाल लीजिए। चलिए खंगाल ली गई। हमने भी मान लिया कि ठीक है वो अपराधी थे, फिर कानून की जरूरत क्या है? जो अपराधी है, जिस पर इतने मामले दर्ज हैं, उनको वैसे ही मार दीजिए ना। और बात सिर्फ किसी अतीक अहमद की नहीं होगी, बात राजनीतिक दलों से जुड़े हुए उन तमाम लोगों की भी होगी जिनके नाम पर ऐसे आपराधिक कई मामले दर्ज है, लेकिन सत्ता का आशीर्वाद बना है इसलिए हिम्मत नहीं होती है। खैर, जिस अतीक अहमद को कोस रहे थे ना, उसके ही नाम के कसीदे पढ़ने पड़े। आपको बता दें, 15 अप्रैल को जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद पहली बार संसद का सत्र बुलाया गया। संसद का सत्र बुलाने के पहले दिन जितने भी इस दौरान जिनके निधन होता है, जिन पूर्व सांसदों का या सांसदों का निधन होता है, उनके लिए शोक पत्र पढ़ा जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। सोचिए, जिसे गुंडा, मवाली, बाहुबली, अपराधी बता रहे थे, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी पर इस बात का तंज कस रहे थे कि ये तो अतीक अहमद के साथ हैं, ये तो माफिया के साथ हैं, ये तो गुंडों के साथ हैं। इन बीजेपी के सांसदों को सर झुकाकर उसी अतीक अहमद के लिए, उसकी आत्मा के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। पहले वीडियो देखिए आप। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री अहमद रेल संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। ये सभा श्री रतनलाल कटारिया और श्री बालूभाव उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर तथा अपने अन्य पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। इस वीडियो को अशरफ हुसैन ने डाला है और लिखा है कि पूर्व सांसद अतीक अहमद को आज संसद में श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा स्पीकर ने शोक पत्र पढ़ा। इसे अब आप क्या मानेंगे? यह इसलिए जरूरी हो जाता दोस्तों क्योंकि बीजेपी के वही नेता, क्योंकि देखिए संसद के अंदर आप जाएंगे और ये सबको पता है कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी लोकसभा में सबसे ज्यादा सदस्य किस पार्टी के हैं?
बीजेपी के। ऐसा तो नहीं होगा कि अतीक अहमद के लिए आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई, शोक पत्र लोकसभा स्पीकर पढ़ रहे हो, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही हो और उसी वक्त बीजेपी के नेता बैठे हो, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी होगी। क्यों दे रहे हो भैया? एक माफिया को क्यों श्रद्धांजलि दे रहे हो? दरअसल आपको फर्क नहीं पड़ता, आप केवल नीति नियम का निर्वहन करते हैं। हत्या हो गई, उस पर शर्मसार होना चाहिए, वो अलग है, सुप्रीम कोर्ट ने कान खींच रखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे हो आप। झूठी कहानियां बनाकर आपने जिस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की, और जब विपक्ष ने सवाल पूछा तो खिग्गी बन गई थी, माहौल उड़ाया जा रहा था। क्योंकि 15 अप्रैल को जब इस हत्याकांड हुआ, उसके थोड़े ही दिनों बाद नगर निगम के चुनावों का प्रचार शुरू हो गया था। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद और अशरफ के नाम का जिक्र नहीं कर रहे थे, लेकिन इशारों में लगातार यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे माफियाओं को निपटाया जा रहा है। अच्छी बात है, इन पर नकेल कसनी चाहिए। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश अपराध मुक्त होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो और जिस तरह का तरीका अपनाया जा रहा है ऐसे अपराधों को खत्म करने का, उससे कानून कहीं बच पाएगा? क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई, यानी 2 माफियाओं का क्या हत्याकांड हो गया, उनका सफाया हो गया, मान लिया, लेकिन 3 और पैदा कर दिए जो जेल में बंद हैं, जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसकी जवाबदेही किसकी होगी? 3 और माफिया खड़े हो जाएंगे, उनकी जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि आप तो सत्ता में आज हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन मुसीबत जनता के लिए। खैर, 15 अप्रैल को जब यह हत्याकांड हुआ था, उसके दूसरे ही दिन हिंदुस्तान ने एक खबर छापी थी। उस खबर को इसलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है क्योंकि आज लोकसभा के अंदर जब शोक पत्र पढ़ा जाता है, अतीक अहमद की आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है, श्रद्धांजलि दी जाती है बीजेपी के सांसदों की तरफ से, तो कुछ बीजेपी के सांसद क्या क्या उनके बारे में कह रहे थे, बीजेपी के नेता ही नहीं मंत्री क्या कह रहे थे, वो पढ़ लीजिए। इनकी दोहरी नीति कैसी है वो पढ़ लीजिए। उस वक्त ये सुरेश खन्ना है, वित्त मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, यानी योगी सरकार में वित्त मंत्री। उन्होंने उस समय कहा था कि भगवान का ये फैसला, भगवान का न्याय है। अतीक ब्रदर्स की हत्या के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि यह आसमानी फैसला है, इसका भावार्थ यह है कि यह ईश्वर का फैसला है। वहीं यूपी सरकार में एक और मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि पाप और पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। यही नहीं, अब आ जाते हैं एक सांसद पर, क्योंकि जब संसद के अंदर शोक पत्र पढ़ा जा रहा होगा तो वो भी मौजूद होंगे। ये है कन्नौज से, उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद हैं, नाम है सुब्रत पाठक। इन्होंने कहा था, मुझे लगता है उनका कहना था कि प्रयागराज में जो हुआ वो जांच का विषय है। हालांकि हत्या के तरीके को अभी तक न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि जो मारे गए वो संत नहीं थे, जो वे जघन्य अपराधों के दर्जनों मामले में वांछित थे। जो संत नहीं थे तो क्यों आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे थे आप? ये दोहरा चरित्र क्यों, ये दोहरा रवैया क्यों? यही तो बात विपक्ष समझा रहा था कि भाई समझ जाइए, कानून व्यवस्था को ठोस और सख्त करने के नाम पर जो तमाशा कर रहे हैं ना, उसका बुरा परिणाम हो सकता है। लेकिन नहीं, इनके लिए यही न्याय है। हाँ, वो बात अलग है, इनकी पार्टी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है, वांछित हैं, उन पर आशीर्वाद बना हुआ है। पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाती, वरना पुलिस सूंघते हुए झांसी भी पहुंच जाती है, अतीक के लड़के और उसके गुर्गे को पकड़ भी लेती है और एनकाउंटर भी कर देती है। पुलिस की मौजूदगी में मौत का खेल खेला जाता है। 3 गुंडे आते हैं नए नए उछलते हुए, और पुलिस जिनके नाम पर शौर्य गाथा गाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके सामने हत्या कर दी जाती है। यह हत्याकांड हर कोई जानता है कैसे और कहां और किसके आदेश पर नियोजित किया गया था, यह बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन जो तमाशा किया गया उसका अंत यह है कि आपको सर झुकाना पड़ा, आपको भी मानना पड़ा कि हां, कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। नमस्कार।